चलिए, फर्स्टिंग पेपर है ये। क्वेश्चन है, which one of the following is a non-reciprocal service method of secondary distribution of overheads? ठीक है, तो याद करो कौन कौन सी मेथड होती थी ओवरहेड्स के अंदर। हम बोला करते थे डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक मेथड होती थी। फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड होती थी, इसके अंदर आता था ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोला है? नॉन रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, है ना? ठीक है, और फिर क्या आता था? रेसिप्रोकल मेथड। उसमें याद करो क्या आता था? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना? फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। सॉरी, यहाँ पे ट्रायल एरर था, यहाँ पे था स्टेप लेटर। यहाँ पे था स्टेप लेटर। अच्छा, क्या बोला है यहाँ पे? नॉन रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो कौन सी है? आंसर आएगा सर स्टेप लेटर मेथड। ये थियरी बेस्ड है, थियरी थोड़ा अच्छा होगा तो कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A location or a person or an item of equipment or a group of these for which costs are ascertained, जिसके लिए कॉस्ट ढूंढा जा रहा है वो कॉस्ट सेंटर होता है। और ये कॉस्ट सेंटर लोकेशन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, इक्विपमेंट भी हो सकता है, कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट, analysis of time card of a worker on a machine shows that total 48 hours he worked, 45 hours including 4 hours overtime on production, and that 3 hours was idle time due to machine breakdown. अच्छा, ओवर टाइम के लिए कितना है देखो, 4 घंटे है। ओवर टाइम के लिए कितना है? ओवर टाइम 4 घंटे है, 4 आवर्स। क्या पूछा है? द वेज रेट द वर्कर इज 60 पर आवर, ओवर टाइम पेड 50% एक्स्ट्रा। अब देखो 4 घंटे था, वैसे वेज रेट कितना है? वैसे वेज रेट है 60 वेज रेट है, लेकिन ओवर टाइम करोगे तो 50% ज्यादा मिलेगा। तो 60 के 50% कितना होगा? 30। मतलब मिलने कितने वाला है आपको? 90 मिलेगा। अब आपको ढूंढना है क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम ढूंढना है। ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब क्या? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको? एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? बोलो, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा था? 60 तो वैसे भी मिलने वाला था, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 30 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो 4 घंटे 30 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा सर? 120। चलिए नेक्स्ट है, एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट्स है, परचेज प्राइस 100 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 पर ऑर्डर है, स्टोरेज कॉस्ट 5% पर annum है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड करना है, ईओक्यू फाइंड करना है। तो 2AO अपॉन क्या करते थे हम? सी। 2 एनुअल कंजम्पशन कितना है? 10,000। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है सर? 10 रुपीज। एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कितना है? 5% पर annum। तो क्या कहते हैं? 5% पर annum जो होता है ना, वो हम उसके प्राइस के गिनते हैं। तो 100 रुपए के 5%, तो कितना हो जाने वाला है? 5 रुपए। यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे सब, तो 5 2 है ना, 2 2 4, और ये 10 यानी 40,000। 40,000 ही होगा। हम्म, और इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 200। 200 है कहीं? यस, आंसर इज 200। चलिए नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ टाइम कार्ड, ग्रॉस अर्निंग द वर्कर इज 25,000। ग्रॉस अर्निंग, देखो ग्रॉस अर्निंग दे दिया है आपको 25,000, है ना? डिडक्शंस आर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई 1500 और 600 कंट्रीब्यूट किया जा रहा है।
तो इसमें से ईएसआई में कंट्रीब्यूट किया जाएगा और पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके हाथ में इतना कम आएगा, तो 1500 एंड 600 एंड 800 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ड्यूज के लिए 800 रुपए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काट रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए काट रहे हैं, एंड फिर इनकम टैक्स के लिए काट रहे हैं कितने, 2300 रुपये। एडवांस्ड अगेंस्ट वेजेस 800 था, ये एडवांस है, सॉरी ये एडवांस है। ये कोऑपरेटिव ड्यूज है, और ये क्या है, इनकम टैक्स के लिए 500 रुपये। अच्छा, ये जो आएगा क्या बोलोगे उसको, आप नेट वेज बोलोगे। पूछा क्या है, इट इज द प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री टू कंट्रीब्यूट 80% ऑफ अमाउंट टू पीएफ एंड ईएसआई। 80% नहीं होता ये, यह इक्वल अमाउंट होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल वेज कॉस्ट कितना हुआ होगा, एम्प्लॉयर को टोटल वेज कॉस्ट कितना हुआ होगा, टोटल वेज कॉस्ट तो देखो ना, टोटल वेज कॉस्ट कितना हुआ होगा उसको। देखो ये तो नेट था, नेट जो एम्प्लॉय के हाथ में आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर एक्चुअली ये पे कर रहा है ना उसको, ये तो पे कर ही रहा है, प्लस वो और कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25,000 तो पे कर ही रहा था, प्लस उतना ही वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्या होता था, पीएफ एंड ईएसआई। तो पीएफ एंड ईएसआई के लिए कितना था, पीएफ के लिए 1500, ईएसआई के लिए मतलब 2100, तो ये कितना हो गया, 27,100। तो आंसर आएगा 27,100। 80% करोगे ना तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि 80% नहीं होता, 27,100 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। हम्म From the following information, calculate labor turnover rate as first separation method. Average employees during 275। अच्छा, सेपरेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होती थी, ऊपर आता था नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, नीचे क्या आता था, एवरेज नंबर्स ऑफ वर्कर इनटू क्या करना होता था, 100। कितने एम्प्लॉय सेपरेट हो गए हैं, 275 एवरेज है, तो नीचे चला जाएगा 275। सेपरेटेड, रिजाइन यानी सेपरेशन, 20 रिजाइन किया, इनटू क्या कर दोगे, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 275, 2000 डिवाइड बाई 275, है ना, इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर है कितना, यहाँ पे डी है आंसर, देख लेना डी आता है कि नहीं। चलिए, चूज द करेक्ट मेथड, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द परचेस ऑपरेशन, प्रोसीजर, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, रिसिप्ट ऑफ परचेस रिक्वेस्ट, रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल। पहले तो ये आना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको परचेस रिक्वेजिशन या स्टोर डिपार्टमेंट आपको परचेस रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये फर्स्ट। फिर आप सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर करोगे, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर करोगे, कौन सा सप्लायर चाहिए, फिर आप उसको परचेस ऑर्डर दोगे, लेकिन एंड लास्ट में परचेस करने के बाद क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तो इस ऑर्डर में जाना चाहिए। कंजम्पशन 100 यूनिट्स पर मंथ, परचेस प्राइस 100 पर यूनिट, EOQ 300 units, ordering cost 600 per order, carrying cost 16 per unit. The time gap between two consecutive order is 100 यूनिट चाहिए पर मंथ, 100 यूनिट आपको पर मंथ चाहिए, इंटू 12 करो तो पूरे साल के कितने चाहिए, 1200 चाहिए, है ना, यूनिट चाहिए फॉर द ईयर, ये ईयर के चाहिए। ठीक है, EOQ कितना है, 300। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1200 आपको पूरे साल के चाहिए और आप EOQ 300 करते हो, तो आप साल में 4 बार मंगाओगे, टाइम्स 4 टाइम्स मंगाओगे, है ना, तो 12 महीने होते हैं, और अगर आप 4 बार मंगाओगे तो आपको 3-3 महीने में
माल मंगाना पड़ेगा। So the answer is 3 months. Find actual expense. If the absorption rate is 130 per hour, the production are 300 hours, and under absorption being 3000. Okay, production hours are 300 hours, and the absorption being under absorption कम गिना है ना? तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ होगा ऐसा कह रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड अंडर एब्सॉर्प्शन यानी कम गिना था, तो 130 इंटू 300, 13 3 39, तो 39,000, तो एब्सॉर्प्शन रेट था 39,000, अंडर एब्सॉर्प्शन बीइंग 3,000, तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ होगा, है ना? तो ये आपने 39,000 एक्चुअली इतना आपने एस्टिमेट किया था कि 39,000 होगा, लेकिन फिर पता चला कि भाई आपने 3,000 से कम गिना था, ये 3,000 से अंडर एब्सॉर्प्शन, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था 42,000। समझ गए? चलिए, from the following information calculate the value of x as per simultaneous equation method। अच्छा, ये काउंट करना पड़ेगा आपको, अलग पेन से करता हूँ पता चले। क्या है कि x, अच्छा हम x और y को साथ में ले आते हैं, x और y को वहां ले आता हूं तो माइनस कर देता हूं, -20% y और जस्ट अ सेकंड पता चले आपको क्या लिख रहा हूं। क्या है, क्या एक्चुअली क्या है, x इज इक्वल टू 4,000 प्लस 20% y, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x है ना, इसको यहाँ ले आता हूँ 20% y, मतलब यहाँ पे 100 होगा, परसेंटेज है तो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, मतलब ये 0.2 y हो जाएगा इज इक्वल टू 4,000, ऐसा लिख सकता हूँ ना? ठीक है, और y क्या था, तो y ये जो लिखा है यहाँ पे प्लस y है, तो y के नीचे y रख देता हूँ, तो ये y है ना, ये जो x है वो आगे ले आता हूँ इधर आगे, तो क्या हो जाएगा 10, मतलब 0.1 y हो जाएगा, 0.y x हो जाएगा, सॉरी, एंड सामने कितना हो जाएगा 2600। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 0.2 इंटू वाई, यानी y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20,000, ये कितना था -0.1x प्लस y, ये 2600, ये निकल जाएगा, ये कितना बाकी बचेगा 4.9x इज इक्वल टू 22,600, और हम डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड भी कर देंगे 4.9, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा 4612। द करेक्ट बेस ऑफ अपोर्शमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, डायरेक्ट वेज होता है, जिसका वेजेस ज्यादा उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज करेक्टली क्लासिफाइड, कॉस्ट कौन सा करेक्टली क्लासिफाई किया है, तो ये आंसर है मिक्स कॉस्ट बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जरा देख लेना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका आंसर है। ठीक है, 13 में क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, है ना, ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चार्ज टू, एबनॉर्मल कॉस्ट जो भी होता है ना बच्चों, वो कहाँ जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट 10 पर केजी पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, एक यूनिट के लिए 10 केजी मटेरियल चाहिए। वीकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम 25 to 175, reorder level 4 to 7 pick, find out the reorder level।
अब रीऑर्डर लेवल में करते क्या थे हम, रीऑर्डर लेवल में फॉर्मूला क्या थी, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड होता था ना। तो मैक्सिमम पीरियड कितना बोला यहाँ पे 7 पीक बताया गया है, तो यहाँ करेंगे इनटू 7 मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना बोला था, कंजम्पशन 175 यूनिट्स है और एक यूनिट में 10 केजी चाहिए, ये कितना हो जाएगा 1750। तो 1750 इंटू 7, ये कितना होगा, ये देख लेना है, 0 7 5 35 5 3 7 7 49 2 एंड 5 1 2 2 5 0, ये आंसर है। ये आंसर नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, मेरा तो आंसर ये आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये जरा थियरी आप देख लेना, थियरी में क्या आता है, ठीक है। अभी फटाफट में फोकस करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल पे ज्यादा। 16, if the efficiency of worker is 110%, then what will be the rate of bonus under immersion efficiency bonus plan। 110% था और इमर्जन एफिशिएंसी बोनस प्लान, और इमर्जन क्या बोल रहा था, इमर्शन क्या कह रहा था, इमर्शन ऐसा कर रहा था अगर आपकी एफिशिएंसी 100% तक है, अप टू 100%, तो आपको 20% तो बोनस मिलने ही वाला है। दूसरा, 100 से भी ज्यादा है, मोर देन 100 है, तो जितने आपकी एफिशिएंसी होगी उतने परसेंटेज बोनस मिलेगा। 1% बोनस फॉर एवरी 1% एफिशिएंसी। इसका मतलब तो ये क्या हुआ कि अगर उसका 110% एफिशिएंसी है तो 100% तो हो गया, तो 20% तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 20% तो मिलेगा। एंड प्लस 110 है तो 10% एक्स्ट्रा उसको मिल जाएगा, तो मिला के कितना, 30% मिलेगा उसको, ठीक है। फिर Mr. is allowed 10 hours to complete a job. He takes 8 hours to complete the job. The wage rate is 50 per hour. The total earning of Mr. under Halse bonus plan is Halse bonus plan. Halse bonus plan में होता क्या था हम बोलते थे नॉर्मल वेज प्लस बोनस, प्लस क्या बोलते थे, बोनस। तो एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट बोला करते थे, एक था, प्लस हाफ ऑफ टाइम सेव इनटू एक्चुअल रेट, ये बोला करते थे। बताओ कितने घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, 8 hours टू कंप्लीट जॉब, वेज रेट कितना था 50, तो उसको 50 तो मिलने वाला है, मतलब ये तो हो गए 400, ये 400 हो गए, प्लस क्या मिलने वाला था, बोनस। कितना बोनस मिलेगा, टाइम सेव कितना किया 2 घंटे, इनटू क्या था 50, तो 25 और 50, ये आ जाएगा 50, तो आंसर कितना आएगा 450। चलिए सर, इसका आंसर है 450। Overhead is the summation of all the indirect expenses, indirect cost, indirect material, indirect labor, indirect expenses, क्या बन जाता है overhead। रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, ठीक है ना, ये तो बताइए आपको। चलिए फिर क्या है, कहाँ है, अच्छा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा ट्रू एंड फॉल्स डिसाइड करना है ना। एट 50% ऑफ टाइम सेव्ड, हाल्से एंड रोहन बोथ आर इक्वल पे, यस ये सही है। 50% तक अगर आप टाइम बचाओगे तो दोनों ही इक्वल पे करते हैं, तो ये सही है, दिस इज ट्रू। अप टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड, हाल्से प्लान पेज हायर बोनस, ना ये गलत है ना। अप टू 50% टाइम सेव्ड, ओवर 50% टाइम से ज्यादा पे करता है, ये गलत है। एंड ओवर 50% टाइम से रोवर नहीं, ये रोवर नहीं, हाल से ज्यादा पे करता है, मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसका मैंने अलग से एग्जांपल आज सुबह डाला है मैंने ग्रुप में, आप देख लेना उसको। X limited 800 units of 20 on 111 material purchased during the month of November, 4th November को 800 खरीदे, 4th November को, 15 नवंबर को 1000 खरीदे, 25 नवंबर को 600 खरीदे। कैलकुलेट इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल बाय पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ओके, परचेस कितना किया था आपने, 4 नवंबर को 800, 15 नवंबर को 30, 25 नवंबर को, अच्छा, तो पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या होगा सर, आपने कब कब खरीदा था, 20
30 एंड 40। तो देखो कब कब खरीदा था आपने। पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या होता है कि जितनी बार आपने परचेज किया हो सर उस सबको लिया जाता है। तो परचेज कब कब किया आपने, है ना। देखो परचेज कब कब किया था आपने, यहाँ परचेज किया था, यहाँ परचेज किया है 20 में, यहाँ परचेज किया है 30 में, यहाँ परचेज किया था 40 में। ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 20 में परचेज किया था, फिर 30 में परचेज किया था और 40 में परचेज किया था। ये 3 टाइम्स के रेट ले रहा हूं मैं, तो एवरेज कितना निकल के आएगा, एवरेज कितना निकलेगा 30। ठीक है। मिल्क एंड क्रीम यूज्ड इन आइसक्रीम इज एग्जांपल ऑफ, इतना इजी है, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा क्योंकि मिल्क तो आइसक्रीम में डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, और क्रीम डायरेक्ट कॉस्ट होता है। जितना मिल्क ज्यादा जितना क्रीम ज्यादा उतना आइसक्रीम का साइज ज्यादा, डायरेक्ट कॉस्ट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ए बी। If general lighting overheads amounting to 1200 and total light point 120 apportion the various department X ये तो जनरल लाइटिंग ओवरहेड्स टू सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी को कितना होगा। अच्छा ए और बी को जानना है। खर्चा कितना था 1200, 1200 टोटल खर्चा है, ठीक है। और टोटल लाइट्स पॉइंट कितने हैं 120, उसमें ए और बी के कितने हैं, ए और बी के जान लेने का, ए और बी के लाइट पॉइंट कितने हैं 30, और दोनों को इकट्ठा ही ढूंढना है। तो ऊपर क्या 30 लिख दो, यहाँ पे इकट्ठा ही ढूंढना है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300। तो द आंसर इज 300। द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये क्या हो जाएगा सर कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट बन जाएगा। वैल्यू ऑफ पी एन एम यूज इज, वैल्यू ऑफ पी एन एम मतलब प्लांट एंड मशीन, प्लांट मशीन होगा is 60, 80, 1 lakh, 5,000, 5,000 department PQ RX and Y ratio plant machine for distribution of depreciation। और रेशियो फाइंड कर लेना यार। 60,000 है, फिर 80,000 है, फिर 100,000 है, और फिर 5,000 है, 5,000 तो रेशियो फाइंड कर देना है। 5 1 सा 5 1 सा 25 सा 16 5 सा 80 एंड 12 5 सा 60। ये उसका रेशियो आया, ये वाला रेशियो फाइंड करना है। बोलो एक्स लिमिटेड 800 यूनिट है 20 ईच और 1 अगस्त को इतना था। परचेज कितना किया था 7 अगस्त को परचेज किया है 600, है ना 21 के रेट का। 15 अगस्त को परचेज किया है 500 22 के रेट का। 24 अगस्त को परचेज किया 800 25 के रेट का। इश्यू प्राइस फाइंड करना है सिंपल एवरेज मेथड से। सिंपल एवरेज निकालना है। इफ द इश्यू ऑफ 1500 यूनिट्स इज मेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 20 अगस्त, 20 अगस्त को है। अभी 20 अगस्त 24 अगस्त से पहले आएगा ना। तो 24 अगस्त से पहले था क्या 800 वाले थे, इसका रेट कितना था 20। फिर 600 वाले खरीदे, जिसका रेट कितना था 21। फिर 500 वाले खरीदे, इसका रेट कितना था 22। ये थे। और फिर यहां से इश्यू किया, इसमें से इश्यू किया, कितना इश्यू किया है सर 1500। यहाँ इश्यू करना है ना 20 अगस्त को इश्यू करना है। तो 1500 इश्यू किया तो यहाँ से दिया होगा 800, यहाँ से दिया होगा 600, यहाँ से दिया होगा 100। मतलब इन तीनों का रेट देखा जाएगा ना। सिंपल एवरेज में क्या करते थे, जिन जिन का रेट हम लेते थे जो इश्यू करने में काम आता था उन सबको लेते थे। इश्यू करने से पहले जितना भी रेट होता था वो सब लेते थे। तो इन सब का रेट किया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा 20 21 और 22। तो आंसर इज 21। इसका एवरेज निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 21। टोटल परचेस कॉस्ट कितनी है 2,50,000। टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ 2,50,000 bricks है is this and breakage and handling is 1%। ओहो, तो 2,50,000 आपने टोटल ब्रिक्स खरीदी है। 1% इसमें से आपका हैंडलिंग कॉस्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना 2500 ब्रिक्स आपके पास टूटी गई। तो कितनी बाकी बची 2,47,500 बाकी बची। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। और कॉस्ट कितना हुआ 5,44,500 को मैं 2,47,500 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, इतना कॉस्ट इतने ब्रिक्स का इनटू क्या कर दूंगा 1000। तो 1000 ब्रिक्स का कितना, है ना। तो आई होप आंसर आ जाएगा 2020। चलिए मटेरियल कंट्रोल एज पर द वैल्यू एंड फाइनेंशियल इंपोर्टेंस, है ना। कंट्रोल एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते थे
हाई वैल्यू आइटम को हम बी बोलते थे, है ना, मॉडरेट को बी बोलते थे, एंड लोवेस्ट को सी बोला करते थे। इसका थियरी देख लेना, एबीसी। सुटेबल बेस फॉर अपोस्टमेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, कौन से फैक्ट्री के एक्सपेंस कैसे जाना चाहिए, एरिया बेसिस पे जाना चाहिए, है ना, फैक्ट्री का लाइट बिल है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का वो है। रीऑर्डर पीरियड 8 to 10 days, ईओक्यू 1200 यूनिट। रेट ऑफ कंजम्पशन नॉर्मल 60 पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन 120 पर डे। फाइंड द मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल फाइंड कर देना है आपको, है ना। मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या होती थी? मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या होगा, जैसे करते थे हम, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल, ऐसे कुछ होता था ना। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, है ना। तो रीऑर्डर लेवल यहाँ लिख देना आप। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना होगा, किस तरह से फाइंड करोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है सर, 120 पर डे। तो अब क्या करोगे, 120 इंटू 10, तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम आ जाएगा। नॉर्मल कंजम्पशन कितना था? नॉर्मल कंजम्पशन कितना था? नॉर्मल 8 to 10 यानी 9 होगा, 9 पीरियड, 9 डेज, एंड 60 to 120 यानी एवरेज कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ना। 60 इंटू 9 होगा ना। नॉर्मल 60 बोल तो दिया है भाई मेरे, 60 इंटू 9 हो जाएगा, एवरेज को निकाल रहा है। ये हो जाएगा 540, और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 660 आई थिंक। थोड़ा स्पीड में खत्म किया क्योंकि आपको ज्यादा देखना नहीं पड़े लंबे लंबे वीडियो, इसलिए।